हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2016 में पूछे गए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम जनसंख्या में नगरीकरण एवं पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो ये जाएगा ऑप्शन डी, आपका पश्चिम बंगाल है। डिटेल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण वाले राज्य क्रमशः गोवा एंड मिजोरम है। पूछता है अगर सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पूछा था सबसे निम्न जो है स्तर कहाँ है नगरीकरण का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। दिया है एक तरफ आपका देश, एक तरफ दिया है राजधानी। ठीक है, तो पहला दिया है आपका म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और राजधानी दिया हनोई, वियंटियन, नोम पेन और यंगून। ठीक है, तो देख लीजिए म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, म्यांमार की राजधानी होगा यंगून, कंबोडिया की होगी आपकी नोम पेन, वियतनाम की हनोई एंड लाओस की वियंटियन। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, सूची में एक तरफ दिया है आपका नदी और एक तरफ दिया है आपका शहर। ठीक है, यानी कह रहा है कौन सा शहर जो है कौन सी नदी के तट पर है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका सत अल, पहली नदी दी हुई है आपके सत अल अरब, दूसरा है आपका पराग्वे, तीसरा है आपका नाइजर और चौथा है आपका डेन्यूब। ठीक है, शहर दिया आपका वियना, बसरा, एसेंसियन और नियामी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सत अल अरब नदी के तट पर कौन सा शहर है, आपका बसरा है। ठीक है, और पराग्वे जो है इस नदी के तट पर कौन सा शहर है, एसेंसियन है। ठीक, और नाइजर नदी के तट पर कौन सा शहर है, आपका नियामी है। और डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा शहर है, आपका वियना। वियना किसकी राजधानी है, कमेंट करके आप बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। ठीक है, केरल है, नागालैंड है, सिक्किम है, आसम। ठीक, कौन से राज्य में जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो डिटेल देखते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार देश के अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है वो 20.137 करोड़ है, जो संपूर्ण भारतीय जनसंख्या के 16.6% है। तो परसेंटेज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये अनुसूचित जनसंख्या की जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है भारत की जनसंख्या में कुल, तो 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और न्यूनतम कहाँ है, मिजोरम में। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और सबसे कम कहाँ पे, मिजोरम में रहते हैं। ठीक है, आगे है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता कहाँ पे है सबसे ज्यादा, तो पंजाब में है। और सबसे कम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो मिजोरम, यानी मिजोरम जो है वो आपका जनसंख्या में भी सबसे कम है और परसेंटेज में भी सबसे कम है। ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, और परसेंटेज में कौन है, आपका पंजाब है। ठीक है, और यहाँ पे दिया आपका देखिए, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, आपका नागालैंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, शून्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट के आपके 2 स्टेट हैं। ठीक, एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, एक है आपका नागालैंड। ठीक है, और 2 द्वीपीय जो है हो गए आपके राज्य, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार। यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, शून्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक, ठीक है, ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। वर्ष 1921 के पूर्व के 3 दशकों में दुर्भिक्ष एवं
संक्रामक बीमारियों के प्रकोप के कारण वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही। 1891 से 1901 तथा 1911 से 1921 के दशकों में वस्तुतः जनसंख्या में कमी देखी गई, चूँकि वर्ष 1921 से पूर्व जनसंख्या वृद्धि अत्यल्प रही। इस प्रकार वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या का वृहत विभाजक वर्ष माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका भारत के संवैधानिक विकास से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है आपका, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? पार्लियामेंट्री सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा आपका आंसर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अधिनियम के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी और प्रांतों को स्वायत्त यानी ऑटोनोमस कर दिया गया था। ठीक है, और इसने क्या किया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया था और इसकी वजह से क्या किया गया? जो संघीय विषय थे उनको स्थानांतरित और आरक्षित यानी कि ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व जो है सब्जेक्ट में बांटना पड़ा था। ठीक है, लेकिन यह प्रावधान जो है लागू नहीं किया जा सका था। आगे इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया था, क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का जो है स्टार्टिंग जो है वो 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार से ही हो गई थी। ठीक है, और 1935 में इसको और विस्तार किया गया। ठीक है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इंग्लैंड में भारत सचिवों को सलाहों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला और इसके तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। फेडरल कोर्ट जो कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, स्थापित हुआ था, जिसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आपका रिपीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक है आपका प्रस्तावना, संघराज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रावधान दिया है प्रोविजन आपका और एक तरफ दिया है संविधान के भाग। ठीक है, तो पहला दिया है आपका नागरिकता। नागरिकता किसमें है? भाग 2 में। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र दे रहा है, बी ऑप्शन है आपका द यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। ये आपका भाग 7 दिया है यहाँ पे, तो ये गलत है। ये आपका किसमें है? भाग 8 में है। ठीक है, भाग 8 में है। नेक्स्ट है आपका नगर पालिका। तो नगर पालिका जो है ये भाग 9A में है। ठीक है, सही है ये भी आपका। और निर्वाचन जो है ये भाग 15 में है, ये भी सही है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नगर पालिकाएं जो है ये भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 तक वर्णित है। निर्वाचन जो है वो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक वर्णित है। और संघ राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक है। ठीक है, जबकि भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निर्देशित कर दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ दिया आपका मौलिक अधिकार और एक तरफ दिया अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में ही है, तो ये आपका सही सुमेलित है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण ये आपका किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 22 में है, ना कि 23 में। ठीक है, ये आपका 22 में है, तो ये आपका जो है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, और आपका नेक्स्ट दिया है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, ये अनुच्छेद 25 में है, सही है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया अनुच्छेद 29 में। ठीक, चलिए, और जो यहाँ पे आर्टिकल 23 आपका 23 दिया था उसमें क्या कहा गया है? उसमें आपका दिया है बलात्, श्रम व मानव दुर्व्यापार।
ठीक, का निषेध बताया गया है अनुच्छेद 23 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से अभिकथन एक और दूसरा कारण है आर है। ठीक है, तो अभिकथन स्टेटमेंट असर्शन क्या दिया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। यानी राज्य की कार्यपालिका की बात कर रहा है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। क्या ये आपका कथन सही दिया है? जी हाँ, ये आपका कथन सही है। ठीक है, और आपका रीजन क्या दिया है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो इसको जब आपका असर्शन और रीजन वाला आपका जो है क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको क्यों की लगा के पढ़ा करिए। जैसे कि दिया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, क्योंकि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कथन ए और आर दोनों, कथन और कारण दोनों सही हैं, और आपके जो है यहाँ पे कारण जो दिया है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। वास्तव में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में, यानी आर्टिकल आपका 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला दिया है आपका, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन दिया है आपका, लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। गलत है। ठीक है, तो देखिए कथन जो आपका पहला दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, तो पहला कथन सही है। दूसरा दिया है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, गलत है। लेमेस्टर नहीं थे, जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा एम्पे थे। ठीक, एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एम्पे थे। ठीक है, लेमेस्टर अन्य न्यायाधीशों में से एक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, केवल कथन एक सही है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल यानी कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन, कहाँ पे की जाती है, उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या आपका ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो ये आपका हाई कोर्ट में की जाती है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। ठीक है, यानी अनुच्छेद जो है आपका 223 है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 223 जो है वो आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद जो है आपका 224 ये अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन करने में अक्षम हो, तब जो है राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 223 के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट में। ठीक,
और अनुच्छेद 224 के तहत कहाँ करता है? अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में करता है। ठीक, चलिए अपर और कार्यकारी न्यायाधीश देख लेते हैं। राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, या उच्च न्यायालय में का बकाया कार्य अधिक हो, या जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, ठीक है, तब जो है राष्ट्रपति कार्यकारी या अपर न्यायाधीश की नियुक्ति हाईकोर्ट में करता है। कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता। चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग, ठीक, और अन्य आयोग तथा राजभाषा, इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला दिया है आपका अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल 1990, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 1993। कह रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहला देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल, ये 1990 में इसकी स्थापना हुई थी या गठित किया गया था, तो ये आपका पहला सही है। दूसरा दिया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद, ये 1954 में आपका नहीं है। ये आपका कब है? 1952 में। ये आपका हो जाएगा 6 अगस्त 1952। ठीक है, नाइनटीन 52 में। ठीक है, चलिए सी वाला ऑप्शन यानी ये वाला आपका जो है गलत दिया है। ठीक, और सी दिया आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये 1964 में गठित किया गया था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये 1993 में गठित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन। ठीक है, इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपका? कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला दिया है आपका इसमें सूची फर्स्ट में दिया है आपका ए, दिया आपका 7वीं अनुसूची। ठीक है, फिर 8वीं अनुसूची, फिर 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। लिस्ट 2 में दिया है कि आपका भाषाएं परिवर्तन के आधार पर निरहरता और संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा जो है कौन सी सूची किस सूची से मिलाई जाएगी, देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं। तो आपका क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 7वीं अनुसूची में जो है आपका संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में आपको पता ही होगा ये भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची जो है आपका क्या है? इसमें अधिनियमों का, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण है 9वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची क्या है आपका? परिवर्तन के आधार पर निरहरता यानी दल बदल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है? ठीक, पहला दिया है पंचायतें भाग 9, नगर पालिका भाग 9A, सहकारी समितियां भाग 9B और अधिकरण जो है वो भाग 10 दे रहा है। ठीक है, तो आपका यही डी हो जाएगा गलत। ठीक, ये भाग 9 में नहीं है अधिकरण। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? भाग 14 ए में है, या आपका बोल लीजिए। ठीक है, भाग 14 ए में है। ठीक, 14 ए में है। बाकी आपका जो है सभी ऑप्शन सुमेलित हैं, यानी पंचायतें जो है भाग 9 में है, नगर पालिका 9A में है, सहकारी समितियां 9B में है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।